हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। तो दोस्तों, जो मैंने सुबह पार्ट आपका क्लियर किया था उसमें से कुछ पार्ट अभी रह गया था, तो ये उसी चैप्टर का है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, यानी कि जानवर किस प्रकार से चलते फिरते एक खाद्य भंडार कहलाते हैं। तो यह जानेंगे यार। तो जानवर जो होते हैं दोस्तों, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। यानी कि जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। जानवरों की देखभाल अगर की जाती है सही से, तो उनकी जनसंख्या या उनकी संख्या बढ़ती है। साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में, पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। यानी कि भोजन के भंडार का कौन सा तरीका है? एक तो पशुपालन। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिलता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भोजन के अतिरिक्त जानवरों से बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि उनसे खेतों की जुताई की जा सकती है, और उनसे जो गोबर प्राप्त होता है दोस्तों, वो एक खाद्य का बहुत ही अच्छी खाद्य सामग्री होती है। तो इस प्रकार से जानवरों से बहुत कुछ मिलता है। जानवरों से बहुत कुछ मिलता है। नेक्स्ट है, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। यानी कि पुरातात्विकों को कृषकों और पशुपालकों के जो अवशेष मिले हैं, वो कहाँ में से पाए गए हैं? तो उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यानी कि पश्चिम उत्तर क्षेत्र है, जिसे आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। यानी कि किस लिए अध्ययन किया जाता है कि यहाँ पे बस्तियाँ थीं या नहीं थीं, पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं थीं, इसलिए उनकी खुदाई करके और उनकी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। यानी कि हड्डियों की भी पहचान की जा सकती है कि कौन सी हड्डी किस जानवर की है, कौन सी हड्डी किस जानवर की है। अस्थायी जीवन की ओर, यानी कि अस्थायी जीवन कैसे प्रारंभ हुआ। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम। ये आप ध्यान रखें कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है, जो के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मानव के रहने का अवशेष कहाँ से मिले हैं, झोपड़ियों या घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वह बुर्ज होम से मिले हैं, जो कि कश्मीर में है, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, यानी कि इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूर्व पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं।
इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें से औजार भी हैं, इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पौना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार और हड्डियों से इस प्रकार बनाए जाते थे, यानी कि हड्डियों से कुछ औजार इस प्रकार बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कुछ औजार पूर्व पाषाण काल में या नवपाषाण काल में बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी कि कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कौन से युग से? तो नवपाषाण युग से। कभी कभी इन पर अलंकरण से भी किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इनके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका हो जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कपड़े बुनना कब से प्रारंभ किया गया था। तो आपको याद रखना है कि नवपाषाण काल में कपड़े बुनने लगे थे लोग। कपड़े बुनने का कार्य प्रारंभ हो गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे कपड़े बुनने का कार्य नवपाषाण काल से हुआ था। और बुर्जहोम से मानव की झोपड़ियों के अवशेष मिले थे जो कि कश्मीर में है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़, तो दोस्तों मेहरगढ़ में सबसे पहले मतलब का टीला मिला था, ये याद रखेंगे। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यानी कि मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। कहाँ से? तो मेहरगढ़ में। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली हैं। तो आपको याद रखना है कि विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डी कहाँ से मिली हैं? तो मेहरगढ़ से मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी मिली है। किस किस की हड्डी मिली है? तो हिरण, सूअर, भेड़, बकरी, इन जानवरों की हड्डी के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले? मेहरगढ़ में मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। भंडार का मतलब समझते हैं दोस्तों? मतलब अनाज का भंडार या खाद्य सामग्री का भंडारण करते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे
संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसके लिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसके परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी कि आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल सीधा सा फैक्ट कि मानव के साथ बकरी के कंकाल कहाँ प्राप्त हुए, तो आपको याद रखना है कि मानव कंकाल के साथ बकरी के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ से मानव और बकरी के कंकाल एक साथ प्राप्त हुए थे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आप देख लेंगे, जैसे कि मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब से हुई थी, तो 12,000 BC से 10,000 BC। बसने की प्रक्रिया यानी कि मानव के बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ थोड़ा चैनल की सपोर्ट करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लिया करें, थोड़ा शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।